हाँ, ये ठीक। चलिए, टॉपिक है आपका समाजशास्त्र सोशोलॉजी के अंतर्गत। ये जो टॉपिक मेंशन है, सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। पेपर सेकंड है आपका और उसका खंड ब है। खंड बा में भी यदि आप देखेंगे तो जो यूनिट आपकी दी गई है वो फोर्थ है। फोर्थ यूनिट में भी अगर आप देखेंगे तो दो बुलेट्स दी गई हैं, यानी कि दो चैप्टर आप मान लीजिए। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सोशोलॉजी। सेकंड चैप्टर का संबंध सोशोलॉजी से नहीं है। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिलकर आपके 30 नंबर कंप्लीट करते हैं। पर यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, ये तो आपको पता ही है। यूनिट फोर्थ से भी आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब फोर्थ यूनिट से जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो दो टॉपिक से कवर होंगे। एक उसमें से सोशोलॉजी है और दूसरा सोशोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन अगर आप 2020 का मुख्य परीक्षा का पेपर उठाकर देखेंगे तो 25 नंबर अकेले सोशोलॉजी के पेपर से आए थे। और उसका मतलब यह है कि कम से कम 20 नंबर आपके सोशोलॉजी से आएंगे ही आएंगे। और सोशोलॉजी उन्होंने लिखा थोड़ा सा है, केवल कुछ टॉपिक के बारे में लिखा है, लेकिन पूछते वो थोड़ा सा डिटेल में ही है। और हमें ये समझ में ही नहीं आता है कि सोशोलॉजी में हमें कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना तो इसी बात की है। हमें क्या लगता है, जब हम सिलेबस को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जितना लिखा है उतना ही पूछा जाएगा। हम तो यही मान के चलते हैं। लेकिन उसके कुछ पहलू ऐसे रहते हैं जो उन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। चूंकि उनसे रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में लिखा नहीं गया है, और इसलिए वही जब हम परीक्षा में पेपर देने के लिए बैठते हैं तो हमारे लिए परेशानी खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2020 में सोशियोलॉजी से आया, जो सिलेबस में आपका लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा। और हम तो वो पढ़ के गए थे जो केवल सिलेबस में लिखा था। और वो क्वेश्चन था, हिंदू धर्म का भारतीय समाज के ऊपर प्रभाव बताइए। तो हिंदू धर्म तो लिखा ही नहीं है। अगर आप फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक के बारे में देखेंगे तो उसके कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक उसमें लिखा होगा सामाजिक समरसता। दूसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो उसी दूसरे टॉपिक के अंतर्गत संस्कृति और सभ्यता की अवधारणा, एक ये लिखा होगा आपका। एक लिखा होगा उसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। अब केवल विशेषताएं लिखकर छोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि विशेषताओं से शुरू करेंगे वो, और बाकी जो चीजें हैं वो भी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। एक टॉपिक अगर आप देखेंगे तो एक टॉपिक आपका आ जाएगा धर्म और पंथ का प्रभाव समाज पर या संस्कृति पर। एक लिखा होगा उसमें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बहुत कंफ्यूजिंग है। हिंदी में वर्ण व्यवस्था लिखा है, लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में कास्ट सिस्टम इसके लिए मेंशन किया गया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक लिखा है विवाह, है ना। एक लिखा होगा आश्रम व्यवस्था या फिर पुरुषार्थ, या इसी में एक लिखा है चतुष्टय। ये टॉपिक लिखे। इतने तो केवल आगे फोर्थ यूनिट के जो फर्स्ट वाला चैप्टर है इसके अंतर्गत मेंशन है। अगर आप फिफ्थ यूनिट में देखेंगे तो फिफ्थ यूनिट में एक और सोशोलॉजी का टॉपिक लिखा हुआ है और वो है नातेदारी। 5वीं यूनिट में जनजातियां हैं, जनजातियों के अंतर्गत एक टॉपिक लिखा हुआ नातेदारी। 2020 में ये 11 नंबर का क्वेश्चन था। 2020 में 11 नंबर का यहां से क्या क्वेश्चन आया था, पुरुषार्थ को समझाइए और इसके उपयोग वगैरह, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो टोटल 25 नंबर पूछे गए थे, और अगर इसको भी अगर मिला लीजिए आप तो 11 और जोड़ दीजिए नातेदारी को लेकर, तो टोटल हो जाएंगे आपके नंबर आपके 36। 36 में से आप कम से कम कितने प्राप्त कर सकते थे? 3 नंबर के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलने की संभावना होती है, कटने की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर है, अगर आप बहुत सारी चीजें मतलब जो पूछा गया है आप वो बता रहे हैं तो। 5 नंबर में संभावना नंबर कटने की थोड़ी सी बढ़ जाती है, और 11 नंबर में नंबर कटने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 11 नंबर के क्वेश्चनों में जो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा उसको 60% या 65% तक नंबर मिलते हैं। अगर आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का आंसर लिखा है तो 65 तक आपकी मार्किंग जाती है। अगर कोई विद्यार्थी 11 में से 10 नंबर लेके आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने तो ऐसा लिखा है कि जैसे उसकी सरस्वती जी विराजमान हो गई थी और सरस्वती जी लिख रही थी, ऐसा आंसर लिख दिया। अगर कोई ऐसा आंसर राइटिंग कर रहा है या उसके लिए 11 में से 10 नंबर मिल रहे हैं तो इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखेंगे और टॉपर्स के नंबर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप टोटल ओवरऑल 60% भी नंबर ले आते हैं तो आप एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आराम से अचीव कर सकते हैं। हो सकती है आपकी फर्स्ट रैंक भी लग जाए। तो इसका 60% जोड़ लीजिए, उतने नंबर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, और इतने ही नंबर मिलते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा नंबर खींचने हैं मुख्य परीक्षा में, आप चाहते हैं कि 850 से 900 के आसपास हमारे नंबर रहें या उससे ज्यादा नंबर रहें, तो जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो आपका एक ऐसा एरिया है जहां पर आपके नंबर कम से कम कटते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। और वो 3 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब आपने चीजों को बहुत डीप से पढ़ा होगा। अब उसने एक क्वेश्चन पूछा 3 नंबर में, यहां से उसने पूछा कि किसने संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे का समानार्थक माना है। अब आपको नाम बताना है। वो नाम आप केवल तब पढ़ोगे जब आप चीजों को बहुत डीप में ले जाके समझोगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगर आपको नाम नहीं पता है तो 3 नंबर तो गए ना, और आप 3 नंबर यहां छोड़ रहे हो और 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चनों में तो वो खुद ही काट रहे हैं। तो 3 नंबर एक ऐसा एरिया है जो आपके हाथ में रहता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे तो अगर 11 नंबर में आपके नंबर कट भी जाते हैं तो वहां पर आप कवर कर सकते हैं चीजों को। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आप देखिए उसमें जो पूछे गए हैं, आपको समझ में आएगा कि 3 नंबर के क्वेश्चन हम कितने कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद। आप पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपसे कितने बन रहे हैं ये बड़ी समस्या है। तो टोटल हम मान के चल रहे हैं कि इस बार जो प्रश्न पूछे गए थे वो 36 नंबर के पूछे गए थे, अगर दोनों यूनिट को मिला दें तो फोर्थ यूनिट को। अब हिंदू धर्म को लेकर इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि हिंदू धर्म लिखा कहीं नहीं है, बस वो छुपी हुई चीजें हैं। अब देखो हिंदू धर्म में क्या क्या है। जब आप धर्म और पंथ का प्रभाव पढ़ते हो तो धर्म में आपको 3-4 धर्मों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम हिंदू धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, सिख धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, मुस्लिम धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे, ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम विवाह पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था, विवाह आश्रम व्यवस्था, ये हिंदू धर्म से संबंधित चीजें, खासकर वर्ण व्यवस्था और ये आश्रम पुरुषार्थ चतुष्टय, ये तो हिंदू धर्म से संबंधित हैं ही। और बिना हिंदू धर्म को पढ़े आपको ये चीजें समझ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना इन चीजों को। ये आप यूं कह लीजिए कि अगर आपने कभी सोशियोलॉजी पहले पढ़ी नहीं है, खासकर अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फिर आपको इन चीजों को समझना लगभग लगभग नामुमकिन टाइप का हो जाएगा। इसलिए जीरो से शुरुआत जब आप करोगे तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी, और जो चीजें आपके लिए समझ में आ गई ना उस चीज को लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। थर्ड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद उपग्रहों का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि उपग्रहों के सामाजिक योगदान को समझाइए।
11 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर मतलब कि 200 शब्द। अब अगर आपने उपग्रहों के योगदान को देखा हो या उपग्रहों के बारे में समझा हो, तब तो आप सामाजिक योगदान के बारे में समझा पाओगे। लेकिन अगर समझा ही नहीं है तो हिंदू धर्म के बारे में हमें यहां से जानकारी मिलेगी। और जो बाकी धर्म है, इस बार तो उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पूछा है, अगली बार वो हो सकता है कोई दूसरा धर्म उठा ले। विवाह की पद्धतियों में हिंदू धर्म में जो विवाह की पद्धतियां चलती हैं वो कौन से हैं, मुस्लिम धर्म में जो विवाह की पद्धतियां चलती हैं वो कौन सी है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। केवल इतना नहीं है कि जो सिलेबस में लिखा है हम वो पढ़ के चले गए, वो पढ़ के तो जाना ही है आपको। पर अगर आपके सामने कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं कि सिलेबस के थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर, पीछे जाकर, आगे जाकर क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको उन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पीएससी में मौके ऐसे आराम से नहीं मिलते जैसे यूपीएससी में मिलते। हर साल मौके नहीं मिलते, 4-5 साल में एक आध बार मौका मिल जाता है। तो अभी अगर आप दे रहे हो पेपर तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर पता चले हो सकता है 5-6 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। तो आपने आपको सब तरीके से तैयार करिए, और उसको तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिए। आपके पास पर्याप्त टाइम है और उस टाइम में आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो हम जो भी सिलेबस या जो भी पोर्शन हम पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना डीप में आपको पढ़ा सकूं वो पढ़ा दूं, और आपको हर डायमेंशन कवर करवा सकूं, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सक्षम हो पाए। इतना समझा सकूं आपको कि अगर आपसे क्वेश्चन वो भी पूछ लिया गया जो नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन का भी आप एक अच्छा उत्तर लिख सके। ठीक है। तो समाजशास्त्र को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं, या आपके सिलेबस में लिखा क्यों है इसको। समाजशास्त्र 19वीं सदी के बाद का सब्जेक्ट है। 19वीं सदी के पहले ये फिलॉसफी के अंतर्गत था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता था। अब बात ये है कि 2014 में जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें उन्होंने एथिक्स डाल दिया। और एथिक्स कहने का मतलब ये है कि उसमें साइकोलॉजी भी आपके लिए दी गई है और आपके लिए फिलॉसफी भी दी गई है। उसका मिक्सर है वो फोर्थ पेपर जो है। तो जब उसके अंतर्गत आप ये पढ़ रहे थे चीजें, तो फिर आपको अलग से सोशोलॉजी देने का क्या मतलब था। आयोग क्यों चाह रहा है कि आप समाजशास्त्र पढ़ो। 2014 के पहले का सिलेबस आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, या आप लोगों ने पेपर भी नहीं दिया होगा, आपकी उम्र भी नहीं हुई होगी उस समय। 2014 के पहले के पेपरों को अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे आते थे कि आप पुस्तकों में से पढ़ के चले जाइए और वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों को लिख के आ जाइए। आलोचना होती थी आयोग की कि आयोग में मतलब कॉपियों में जो नंबर दिए जाते हैं वो वजन के हिसाब से मिलते हैं। जिसकी कॉपी जितनी भारी रहेगी, जितनी सप्लीमेंट्री कॉपी लगाई होंगी, उसको उतने ज्यादा नंबर। 2014 में चेंज किया, 2020 में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से चेंज किया। अब आपका सिलेबस इस तरीके से है कि वो चाहता है कि आप प्रशासक के सभी पहलुओं को छुएं। एक प्रशासक का काम क्या है, समाज के भीतर रह के काम करना, एक सामाजिक जीवन को व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना। तो कर्तव्यों को आप जब निभाओगे ना, तो आप समाज में भी रहोगे एक सामाजिक प्राणी के रूप में। आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे। यहां भी चीजों को आपको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद जब आप ऑफिस में जाओगे तो वहां पर लोगों की समस्या सुननी है। दोनों में बैलेंस कैसे बैठाओगे आप। जब तक आपको समाज के बारे में पता नहीं होगा, समाज की रीतियों के बारे में पता नहीं होगा, समाज की संस्कृतियों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप एक मशीन की तरह डिसीजन लोगे। जैसे मशीन होता है, आपसे कह दिया कि कानून की तरह काम करना है, बस
और हमने देखा कि कानून ये है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने डिसीजन ले लिया है। हमें ये फर्क नहीं पड़ा कि उस कानून से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कानून के हिसाब से तो हम सही हैं, लेकिन जब सामाजिक दृष्टिकोण से आपके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा तो उस अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से कार्य किया है। इसलिए यह बेहद जरूरी रहता है कि समाज में जो मूल्य चल रहे हैं या समाज की जो पद्धतियां हैं या समाज की जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में आप जानो, ताकि उन संस्कृतियों के आधार पर भी आप काम करो। बैगा जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। बैगा जनजाति एक विशेष प्रकार की खेती करती है जिसका नाम है झूम खेती। इनका ऐसा मानना होता है कि धरती इनकी माता है और अगर हम माता पर हल या फिर कुदाल वगैरह चलाएंगे तो हमारी माता का सीना फट जाएगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि जंगल के किसी एक एरिया को चूज करते हैं और उस एरिया में ये आग लगा देते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो वहां पर जितने भी वनस्पति वगैरह है वो सब नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, पानी डाल के उस पे जो भी अनाज रहेंगे वो छिड़क देंगे। जितना भी उत्पादन होता है, जो भी थोड़ा बहुत उत्पादन होगा उसको काट लेंगे। अगले साल ये क्या करते हैं, फिर नए एरिया का चुनाव करते हैं और उस नए एरिया में सेम प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, सेम। अब ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ये उनकी संस्कृति है कि धरती पुत्र कहे जाते हैं वो, और धरती के संबंध में वो हल या कुदाल नहीं चलाना। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारे जंगल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आप हर साल अगर एक बड़े एरिया में इस तरीके से आग लगा के वहां की वनस्पति नष्ट करोगे तो नुकसान है ना। और बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ रहती है, मंडला डिंडोरी के आसपास वाले एरिया, जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, जहां पर साल और सागौन के पेड़ आपको ज्यादा मिलेंगे। कितने कीमती पेड़ हैं। तो भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम है वन संरक्षण अधिनियम, और जिसमें से कह दिया कि जंगलों को काटना या फिर लकड़ियों को बिना अनुमति के काटना दंडनीय अपराध होगा। अब यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ, और इसका मतलब मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ, और इसका मतलब यह है कि जहां पर बैगा जनजाति रह रही है वहां भी लागू हुआ। लागू करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, आप लोग जैसे ही एक अधिकारी वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो वहां पर गए, एसडीएम वगैरह। उन्होंने जाके वहां पर समझाया कि अब आप यहाँ पर जंगल नहीं काट सकते हैं या फिर उनको आग नहीं लगा सकते। विद्रोह के मूड में आ गए, संस्कृति पर सीधा प्रहार कर दिया ना आपने। और संस्कृति पर सीधा प्रहार कर दिया कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृतियों को लेकर तो पहले भी आंदोलन करते आए हैं। जनजातीय विद्रोह अगर आपने देखे होंगे तो जब आंदोलन बहुत तेज हो गया तब ये भारत सरकार के पास प्रॉब्लम गई, और भारत सरकार अगर चाहती तो वो ऐसा कह सकती थी कि नहीं, जो कानून है उसी कानून के अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन भारत सरकार ने एक निष्कर्ष निकाला और बैगा जनजाति से कहा कि आप एक काम करो, एक क्षेत्र अपना डिसाइड कर लो जहां पर आप ये खेती करोगे। भारत सरकार ने उनको ये परमिशन दे दी कि आप अपने अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में कोई एक एरिया चूज कर लीजिए जहां पर आप ये खेती करना चाहते। उन्होंने डिंडोरी में एक एरिया चूज कर लिया, पहले मंडला में था अब डिंडोरी में है। उसको कहा जाता है बैगा चक। इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। झूम खेती केवल यही होती है। बैगा चक वो एरिया है जहां पर बैगाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और झूम खेती करने का अधिकार केवल और केवल इसी एरिया में है। आप इसके बाहर निकलकर झूम खेती नहीं कर सकते। दोनों चीजें एड्रेस हो गई। हम अपने वनों का संरक्षण भी कर पा रहे हैं और उनकी संस्कृति को भी मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए समाजशास्त्र पढ़ना जरूरी है ताकि आप विभिन्न विभिन्न लोगों की संस्कृतियों के बारे में पढ़ सके।
कल के दिन आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है, आप एक रूढ़िवादी फैमिली से आते हैं, और कल के दिन आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहां पर इंटरकास्ट मैरिज करके एक कपल आपके पास आया और वो आपसे संरक्षण की गुहार लगा रहा है, आप शुरू से रूढ़िवादी हो। और इसका मतलब ये है कि आप जिस समाज से आए हुए हैं वो एक रूढ़िवादी समाज माना जाता है, जहां पर इस प्रकार की चीजों को करने की परमिशन नहीं है। लेकिन अधिकारी बनने के बाद आप जिस समाज में रहने के लिए चले जाएंगे वो आपका ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, और उस ग्रुप में रहने के बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं, इन चीजों को परमिशन है, समय बदल रहा है। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी वही रूढ़िवादिता बैठी रहेगी तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन कैसे ले पाओगे। या एक आप मुस्लिम बहुल्य एरिया में, अगर आप मुस्लिम अधिकारी तो हिंदी बहुल्य एरिया में अगर आप जाते हैं, और अगर आपको उन दोनों की संस्कृतियों के बारे में नहीं पता, उनके रीति रिवाज के बारे में नहीं पता, तो फिर दिक्कत है ना। नवदुर्गा पे तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जीप की जीप चढ़ा देते वो दुर्गा माता के, वो देखा होगा आपने, खुशी खुशी दान कर देते। अब अगर आप इस चीजों से परिचित नहीं है तो हो सकता है कि आप कल के दिन रोकने पहुंच जाओ, क्योंकि आत्महत्या करना भारत में अपराध है। कानून कहता है मर रहे हो ना तो पूरे तरीके से मर जाओ, बचना नहीं, बचोगे तो हम जेल में डाल देंगे। इसलिए आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। अब अगर आपको ये रिचुअल्स के बारे में नहीं पता है तो कल के दिन आप वहां पर रोकने पहुंचोगे तो वहां पर तो आप शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, हुड़दंग मच जाएगा। उल्टा सरकार और आपसे कहेगी कि हीरो बनने का ज्यादा ही शौक है क्या, भारतीय फिल्में ज्यादा देख ली। हो सकता है आपको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर आपको कुछ देखने को ही ना मिले। इसलिए जानना जरूरी है कि हम जिस समाज में काम कर रहे हैं वो समाज क्या है, उस समाज की संस्कृतियां क्या हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स रेगुलेशन लागू कर सके। हमें सभी लोगों को लेकर साथ में चलना है। इसलिए समाज शास्त्र के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब समाज शास्त्र क्या होता है, हम शुरू की 2-3 क्लास में केवल और केवल अवधारणाओं को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। उन कंसेप्ट को समझने के बाद जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं हम उन टॉपिक पे चलेंगे, ताकि जब हम वो टॉपिक पढ़ने के लिए जाएं और तब मैं आपको वहां पर टर्मिनोलॉजी बताऊं। अगर मैं कहूं कि समाज में ऐसा होता है तो आप समाज को समझ सके कि समाज कहने का क्या मतलब होता है। अगर मैं दूसरा टर्म आपके लिए बता रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि पारस्परिकता है तो पारस्परिकता का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो मतलब अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत आसानी होगी। और फिर आप ये सीख जाओगे कि किस शब्द को हमें अंडरलाइन करना है या किस लाइन को अंडरलाइन करना है। कुछ लोग आंसर लिखते हैं ना तो हर लाइन में वो चीजों को अंडरलाइन कर देते हैं, और कभी कभी ध्यान नहीं देते तो आखिरी में लिखा है, उन्होंने है को अंडरलाइन कर दिया। है में अंडरलाइन करने लायक क्या है, इस बात की इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे। तो समाजशास्त्र बेसिकली है क्या। अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है समाज और दूसरा है शास्त्र। समाज जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द से बना है, एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है सोसियस, इससे बना है। जो शास्त्र शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, लोगस। लोगस कहने का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना।
और सोसियस कहने का मतलब होता है समाज। तो शाब्दिक अर्थ आपने क्या निकाला? समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। अब आपको समाज शास्त्र में ये तो समझ में आ गया कि समाज शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन जिसको पढ़ रहे हैं क्या वो समझ में आया आपको? समाज क्या है? जैसे मैं कहूं कि ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पढ़ा लिखा समाज, अनपढ़ समाज, कृषक समाज, मजदूर समाज, या फिर मैं कहूं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, क्या है ये? वो तो किसी संस्था के भी होते हैं। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि लोगों का एक समूह होता है, किसी विशेष क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं उसको कह देंगे समाज। ये अपने इंद्रपुरी विष्णुपुरी में जो स्टूडेंट रहते हैं क्या उसको हम समाज कहेंगे? विद्यार्थी समाज कहलाएगा वो। समान विशेषताएं पाई जाती हैं, किस चीज की विशेषताएं? कृषि करेंगे। एक कॉमन चीज से जुड़े होते हैं, और कॉमन चीज क्या होगी? कल्चर। जैसा आपने कहा विशेषताएं, तो विशेषताएं किस चीज में होनी चाहिए? संस्कृति में। संस्कृति कहने का सीधा और सिंपल सा मतलब होता है जो भाषा आप बोल रहे हो, जो रहन सहन है आपका, या फिर जो आपकी मान्यताएं हैं, जो रूढ़ियां प्रचलित होती हैं, ये चीजें उन सभी लोगों में कॉमन होंगी। अब जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण समाज, तो ग्रामीण समाज में जो भाषा होगी, वहां पर जो व्यक्ति रह रहे होंगे उनकी भाषा कैसी होगी? एक कॉमन होगी, ग्रामीण समाज की भाषा होती। कभी कभी लोग कह देते हैं कि देहाती भाषा बोल रहे हो। तो देहाती भाषा कहने का मतलब है कि उन लोगों की लैंग्वेज होगी। अगर आप शहर में जाओगे, शहरी समाज कह रहे हो, तो उनकी लैंग्वेज एक अलग होती है। उच्च वर्ग का समाज कहने का मतलब है वो एक अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलेंगे। तो आप ग्रामीण समाज कहने का मतलब है देहाती बोल रहे हैं, या फिर गांव की भाषा बोल रहे हैं। शहर में आएंगे तो वो हिंदी बोलने लगेंगे। थोड़ी सी और हाई सोसाइटी में अगर आप जाएंगे तो वो इंग्लिश बोलने लगेंगे। और हाई सोसाइटी में जाएंगे तो वो हाई क्लास की इंग्लिश बोलने लगेंगे। जैसे हिंदी बोलने वालों के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, कुछ बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कुछ नॉर्मल शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश बोलने वालों में कुछ इंग्लिश बहुत ही ज्यादा शुद्ध बोलते हैं, मतलब उनका जो एक्सेंट होता है वो अमेरिकन होता है या फिर ब्रिटिश होता है। और कुछ का जो उच्चारण होता है वो भारतीय होता है। तो हम भारतीय बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो लोग इस आधार पर भी अपने आप को अलग कर लेते हैं कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज से अलग है, इसलिए हमारा जो कल्चर है वो अलग है और तुम्हारा जो कल्चर है वो अलग है। यहां तक तो बातें ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, तो उसका क्या मतलब है? वो तो एक संस्था है, फिर उसके साथ समाज शब्द क्यों जोड़ा? उद्देश्य समान हो।
समाज शब्द का जो यूज होता है वो दो अर्थों में होता है, ये याद रखिए। पहला जो अर्थ होता है वो कहलाता है सामान्य, और दूसरा जो इसका प्रयोग होता है वो होता है विशिष्ट। सामान्य हम कब यूज करते हैं? जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जैसे मैं कह रहा हूं प्रार्थना समाज, या फिर मैं कह रहा हूं ब्रह्म समाज। तो यहां पर समाज कहने का मतलब मैं क्या निकालूंगा? संगठित लोगों का समूह। संगठित लोगों का समूह, केवल इतना ही बस। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक संगठन बना लिया है, उस संगठित लोगों के समूह को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप बोल रहे थे। वो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र में समाज शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो विशिष्ट अर्थ में होता है। और समाज का विशिष्ट अर्थ क्या होता है जो हम समाजशास्त्र में यूज करते हैं? लोगों का समूह जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक संस्कृति द्वारा आपस में जुड़कर क्रियाएं करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज क्या है, तो आप कह दीजिए संगठित लोगों का समूह है। और फिर कोई आपसे पूछे कि इस समाज में और इस समाज में क्या अंतर होता है, तो आप कह लीजिए कि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज में जो समाज शब्द यूज किया गया है वो सामान्य अर्थ में किया गया है, और सामान्य अर्थ में इसका मतलब होता है केवल संगठित लोगों का समूह। जबकि हम समाजशास्त्र में जब उसका प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि लोगों का समूह जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से, किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि हम सीधे तरीके से आपसे जुड़े हों, हम इनडायरेक्टली तरीके से भी आपसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या होता है? जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या माता पिता है, या फिर भाई बहन है, या फिर पति पत्नी है, डायरेक्ट संबंध है। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड, हम उससे इसलिए बात करेंगे क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते उसको, बस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है कि ये बहुत अच्छा है, तो मैं बात कर रहा हूं उससे। और इसी नाते इंटरेक्शन होता रहता है, क्रियाएं करते हैं। कभी मुझे 500 रुपए की जरूरत हुई तो मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से कहा कि यार 500 रुपए दे दो। अब वो नहीं जानता, उसके बावजूद भी वो 500 रुपए दे देगा। और मैंने मांगा ही इसलिए क्योंकि वो, मैं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसको जानता हूं। तो वो एक ग्रुप में जुड़े रहते हैं, और ग्रुप में जुड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर, उनके एक संस्कृति के माध्यम से जुड़े रहते हैं। एक संस्कृति हो गई। अब जब मैं ग्रामीण समाज कह रहा हूं तो उस ग्रामीण समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होगी, और जितने भी व्यक्ति उस समाज में रह रहे हैं वो सब उसी संस्कृति के थ्रू आपस में जुड़े रहेंगे। और संस्कृति कहने का मतलब उनकी भाषा एक जैसी हो सकती है, उनकी मान्यताएं एक जैसी होती हैं,
या हो सकता है कि वो जिस ईश्वर को मानते हैं या फिर जो वो त्योहार मनाते हैं वो उनके एक जैसे हो सकते हैं, जिसको आप प्रथाएं के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा ना कि गांव में जब कभी कोई भी फंक्शन मान लीजिए, जैसे नवरात्रि वगैरह चल रही है, तो नवरात्रि में वहां पर एक पूरे गांव में अगर आप देखोगे तो एक जैसा फंक्शन होता है या एक जैसा कार्यक्रम होता है। शादी विवाह के जो फंक्शन होते हैं वो ग्रामीण समुदाय में अलग होते हैं, और वही शादी विवाह के फंक्शन अगर आप शहरी समाज में देखेंगे तो वो आपको चेंज मिलेंगे। अब अगर गांव के कोई व्यक्ति शहर में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी ग्रामीण संस्कृति के हिसाब से ही शहर में शादी करेंगे, तो फिर वो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति इंदौर का ही है, इंदौर में ही पला बड़ा है, वो तो इसके अकॉर्डिंग करेगा ना। अब जैसे गांव में क्या है, गांव की शादी आप देखोगे ना, तो गांव में जो व्यक्ति रहते हैं वो व्यक्ति आम तौर पर जो बुफे सिस्टम होता है उसको फॉलो नहीं करते। मैं एक शुद्ध ग्रामीण समाज की बात कर रहा हूँ, वहां के कल्चर की बात। उनको ऐसा लगता है कि हमारा अपमान कर दिया, एक तो खड़े होके खाना खिलाया, दूसरा परोस भी नहीं रहे हमें। अब बुफे सिस्टम में होता ऐसा है कि एक बार खाना खिलाते, एक बार खाना खाओ चले जाओ। लेकिन जो गांव वगैरह में शादी होती है उनमें 2-3 बार आपको खाना खिलाना पड़ता है, बैठ के खाना खिलाना पड़ता है, 10 बार तो बोलना पड़ता है बैठ जाइए, 10 बार पूछना पड़ता है क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन शहर में नहीं चलता ये। शहर में इतनी नौटंकी कौन झेले, बुरा का है खाना, खाना हो तो खाओ नहीं तो निकलो, बात खत्म। और शहर में लोग बुरा भी नहीं मानते इस बात को लेकर। शहर में कोई इस बात की कंप्लेन नहीं करेगा कि भाई बताओ आपने खड़े होकर खाना खिला दिया हमें। आप अगर कंप्लेन करने के लिए जाओगे भी तो वो बोल देंगे इतनी जमीन पड़ी तो है बैठ जाओ वहां पर, अगर बैठने का शौक है तो। शहर के लोग उस कॉमन कल्चर से जुड़े हैं, गांव के लोग उस कॉमन कल्चर से जुड़े। शहरों की शादी में आप देखोगे तो वो फंक्शन अलग होंगे, जैसे हल्दी सेरेमनी वगैरह रहती है तो वो उसको थोड़ा सा अलग लेवल पे भव्य तरीके से मनाते हैं। हो सकता है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मनाते हो, जैसे हल्दी लगाने का अगर मान लेते हैं प्रचलन है, तो हल्दी मतलब हल्की सी लगा दी हल्दी आपने, गाल वगैरह पे लगा दी हल्दी। गांव वगैरह में थोड़ी होता है। गांव में अगर हल्दी सेरेमनी होगी तो जितने लोग हैं उनको नहला देंगे आप। ये चीज अगर आप शहर में कर दो ना तो शहर के लोग बुरा मान जाएंगे, हो सकता है बुरा मान जाए। लेकिन यही चीज अगर आप गांव में करोगे तो जिस व्यक्ति को आप हल्दी से नहला रहे हो, भले ही वो नए कपड़े खरीद के लाया हो, उसके बावजूद भी बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसका कल्चर है और वो उसी कल्चर से जुड़ा हुआ है, उसी कल्चर में वो पड़ा बला है। और इस कारण से उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो गांव का व्यक्ति शहर की हल्दी सेरेमनी देखेगा तो उसको हो सकता है मजा ना आए, उसको ऐसा लगेगा कि क्या कर रहे हैं। ये होता है समाज। एक कल्चर रहता है जिसके थ्रू वो सभी व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में हम इस समाज का अध्ययन करते हैं, हम वो संस्कृति देखते हैं, हम वो सभ्यताएं देखते हैं, हम वो परंपराएं देखते हैं जिसके थ्रू व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं। और जब तक आप समाज को नहीं समझोगे तब तक वो जो परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनको कैसे समझ पाओगे। तो विशिष्ट अर्थों में इसका संदर्भ लिया जाता है। ये बात आपको समझ में आई कि समाज शास्त्र में जो समाज है उसका प्रयोग हम दो संदर्भों में कर रहे हैं, एक सामान्य संदर्भ में होगा और दूसरा विशिष्ट संदर्भ में होगा। सामान्य संदर्भ कहने का क्या मतलब है, केवल संगठित लोगों का समूह जिन्होंने एक संगठन बना लिया है और बस। उनकी एक जैसी संस्कृति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जरूरी नहीं कि उस संगठन में जितने व्यक्ति जुड़े हैं वो सब एक ही लैंग्वेज बोलते हों, ऐसा जरूरी तो नहीं। ब्रह्म समाज में जितने भी लोग हैं कि क्या केवल वो कलकत्ता के ही होंगे, हो सकता है कुछ लोग मद्रास के भी होंगे,
जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हो सकता है कि कुछ लोग मध्य प्रदेश के होंगे। अब मध्य प्रदेश में भी 4-5 अलग रीजन है, कोई निवाड़ी बोल रहा है, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई बघेलखंडी बोल रहा है, लेकिन जुड़े हैं ना सब वो। इसलिए वो कहलाएगा सामान्य अर्थों में संगठित लोगों का समूह। उनका कल्चर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब हम विशिष्ट संदर्भों में समाज का अध्ययन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उनकी संस्कृति एक जैसी होगी जिसके थ्रू वो आपस में जुड़े रहेंगे। या तो डायरेक्ट तरीके से जुड़े सकेंगे या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े रहेंगे। इंदौर में आप जिस गांव से आए हो, कोचिंग में हो सकता है उसी गांव का जो स्टूडेंट आपको मिल गया हो, तो घनिष्ठता ज्यादा बढ़ जाती है ना आपकी। या जिस लैंग्वेज को आप बोल रहे हो उसी लैंग्वेज को बोलने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिल जाए तो और घनिष्ठता बनेगी। जैसे मैं जब दिल्ली में पढ़ने के लिए गया तो दिल्ली में मतलब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे समझ में आए नहीं, सब कुछ नया था, कोई दोस्त नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर एक दिन मैं क्लास में बैठा था और क्लास में बैठे बैठे मतलब किसी ने आवाज लगाई और वो आवाज बुंदेलखंडी में थी। बुंदेलखंडी अगर मैंने सुनी तो मैं चौंक गया कि कौन बुंदेलखंडी बोल रहा है, मेरे अलावा है कौन यहाँ। और मैंने जब देखा तो पूछ ही लिया कहाँ से हो। इत्तेफाक की बात कि वो मेरे ही जिले से निकला। जिला निकला तो फिर जिले में कहाँ से, तहसील पूछ ली। गजब का इत्तेफाक हुआ कि वो मेरे ही तहसील से निकला। जिज्ञासा थोड़ी सी और बड़ी, गांव के बारे में पूछा तो गांव उसका 10 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से, मतलब जान पहचान वाला था गांव। लेकिन उसके साथ मेरी घनिष्ठता ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हम दोनों क्या है एक समान संस्कृति से जुड़े थे। सेम कल्चर था हम लोगों का, खान पान सेम था। वो एरिया जो बुंदेलखंडी एरिया है वहां का कल्चर खान पान को लेकर देख लीजिए सेम कल्चर है ना। अब जैसे इंदौर की संस्कृति अलग है, यहाँ पर दाल बाटी चूरमा खाते हैं लोग। अब बुंदेलखंड में जाओगे तो नहीं खाएंगे लोग, वो बैगन का भरता खाएंगे। तो बुंदेलखंड वाले लोगों को जो बुंदेलखंड के हैं उन लोगों को दाल बाटी आप दे दो, वो यही बोलेंगे कि दाल के साथ तो मैंने चावल ही खाया हमेशा, बाटी तो खाई नहीं मैंने कभी। उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आएगा। आप निमाड़ के लोगों को या मालवा के लोगों को बुंदेलखंड में ले जाइए, वहां पे तेल की चीजें ज्यादा बनती है, पूड़ी पूड़ी खिलाएंगे दिन रात आपको। तो वहां की संस्कृति अलग है, लेकिन वहां की संस्कृति से जो लोग जुड़े हैं। अब दिल्ली में मुझे अगर ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरी ही संस्कृति का था तो घनिष्ठता तो ज्यादा बढ़ेगी ना। फिर हम लोग ऐसी दुकान ढूंढते थे जहां पर सब्जी पूड़ी मिलती हो। दिल्ली में जो लोग थे वहां पर आमतौर पर छोले कुलचे मिलते हैं ज्यादा, छोले भटूरे छोले कुलचे ये सब मिलते हैं, गली गली में घूमते रहते हैं साइकिल पर रख के। लेकिन हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ही ली दुकान। मैं भी नहीं थका, वो भी नहीं थका। क्यों नहीं थके? क्योंकि हम दोनों का कल्चर एक जैसा था, भाषा भी सेम बोल रहे थे, रहन सहन भी सेम था, खान पान भी सेम था। संस्कृति नजदीक ले आती है। आप विदेश में जाओगे तो आप भारत का पता करोगे। तो साउथ इंडिया में चले जाओ, बाहर भी मत जाओ, साउथ इंडिया में चले जाइए आप, रोटी मुश्किल होगी। अगर आप रोटी खाने के शौकीन ना तो मुश्किल हो जाएगी आपको। और अगर कोई व्यक्ति रोटी खिला दे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने मोहिनी अवतार लेकर अमृत पिला दिया, इस तरीके से। तो ये विशिष्ट संदर्भों में। अब यहां पर आपको यह देखना है कि 19वीं सदी के पहले समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। सबसे पहले फ्रांस में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने फ्रांस का जो विश्वविद्यालय था उसमें सबसे पहली बार समाजशास्त्र को पढ़ाना शुरू किया।
लड़के इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया जिसमें ये समाजशास्त्र नामक विषय पढ़ाने लगे। 1838 में इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द दिया। समाजशास्त्र शब्द सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था ऑगस्ट कॉम्ट, इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तीन नंबर का क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के जनक के तौर पर किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है, तो आप लिख दीजिए इनको। फिर एक दूसरे व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ये भी तीन नंबर की, ये जो चीजें हैं ना आपकी वो फैक्चुअल टाइप की क्वेश्चन है ना, 3 नंबर में पूछे जाएंगे आपके। इन्होंने समाजशास्त्र को कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसने समाजशास्त्र को अवैध संतान कहा। इन्होंने कहा था कि दो भाषाओं की अवैध संतान है। समाजशास्त्र दो भाषाओं से निकला है ना, एक लैटिन भाषा है और दूसरा ग्रीक भाषा है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र की जगह पर आप एक नए शब्द का यूज करिए, इथोलॉजी। सोशोलॉजी की जगह पर उन्होंने इथोलॉजी टर्म दिया। उन्होंने बोला ये अच्छा टर्म है, हमें अवैध चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो दो यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। पहला तो कि किसने समाजशास्त्र को अवैध संतान बताया था, जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरा कि समाजशास्त्र के स्थान पर किसने इथोलॉजी शब्द को क्वाइन किया था, या फिर किसने कहा था कि समाजशास्त्र की जगह इथोलॉजी शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट मिल। एक तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने स्टुअर्ट मिल से कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, अवैध संतान है, ये संतान है, वो संतान। उन्होंने बोला कि किस भाषा से उत्पत्ति हुई है क्या लेना देना, मतलब केवल इस बात से है कि हम उसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जा रहा है, क्या जिस चीज का अध्ययन किया जा रहा है वो इलीगल है क्या। अगर कोई चीज इत्तेफाक रखती है तो वो केवल ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं क्या वो इलीगल है, अगर वो इलीगल है तो फिर ये विषय इलीगल है। तो नाम की बजाय उसकी जो विषय वस्तु है उसको देखना चाहिए। और स्टुअर्ट मिल का विरोध करने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर ने एक पुस्तक ही लिख दी और उस पुस्तक का नाम ही था समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। तो आपसे 3 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इसका उत्तर है आपका हर्बर्ट स्पेंसर। आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता के तौर पर जिन व्यक्तियों का नाम लिया जाता है उनमें हर्बर्ट स्पेंसर भी एक है। आधुनिक समाजशास्त्र में 2-3 व्यक्तियों का नाम आता है, एक दुर्खीम है, एक आपके मैक्स वेबर है और एक आपके हर्बर्ट स्पेंसर है। तो समाजशास्त्र को दुनिया में बताने वाले पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। लेकिन समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उस व्यक्ति का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखी थी। तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने की ओर हम थोड़ा सा कुछ समाजशास्त्रियों को भी पढ़ेंगे। उनकी एक एक दो दो जो टैग लाइन है या उनके जो फेमस सिद्धांत हैं उसको हम एक एक दो दो लाइन में लिख लेंगे और समझ लेंगे, ताकि अगर उससे रिलेटेड आपके लिए कोई क्वेश्चन पूछी जाए या फिर उससे रिलेटेड कोई आपकी टैग लाइन पूछी जाए मेंस परीक्षा में तो आप उसको भी सॉल्व कर पाए।
जैसे 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 आगे बढ़ेगा, क्योंकि चूंकि नया आपके लिए सिलेबस है, इसलिए अभी तो सरल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते चले जाएंगे और डीप में जाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन उनके पास बचेंगे ही नहीं। तो थोड़ा तो उनको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा आपसे, इसलिए। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको विशेष रूप से इसमें से ध्यान बना के रखना है, और इतनी चीजें आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है एक समाजशास्त्र का, जो बेसिकली आप 2-3 बार में पढ़ते हैं। तो समाज के बारे में कल की क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और डीप में इसके बारे में जाएंगे, क्योंकि समाज से लेकर 2-3 टर्मिनोलॉजी है वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जब हम कहते हैं कि आप एक सामाजिक प्राणी हो, तो वहां सामाजिक कहने का क्या मतलब है? क्या चीज है जो आपको सामाजिक बनाती है, और क्या चीज है जो आपको असामाजिक बना देती है? तो वो बिल्कुल बेसिक सी चीज है जिसको हमें उस टॉपिक के अंतर्गत वहां पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर समझना पड़ेगा। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ लीजिए। आज हमने जो भी पढ़ा है या जो भी समझा है उस बात को लेकर कोई प्रश्न नहीं? चलिए, कल मिलते हैं।